हेलो एवरीवन, दिस इज़ अंजलि और स्वागत है आपका मेरे चैनल लर्न विद अंजलि में। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम एक नए टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं एंड दैट टॉपिक इज़ नेचुरल हैज़ार्ड्स एंड इट्स मिटिगेशन। सो वी विल डिस्कस अबाउट दिस। ओके, सो इस टॉपिक में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं? इस टॉपिक में हम डिफरेंट टाइप ऑफ नेचुरल हैज़ार्ड के बारे में पढ़ेंगे। इसके अलावा हम इनके बारे में कुछ डिटेल में पढ़ेंगे, जैसे कि अर्थक्वेक है और आई थिंक वोल्केनिक इरप्शन, सुनामीज। सो इन नेचुरल हैज़ार्ड्स के बारे में और इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट इन डेटा और इन्फॉर्मेशन हम इसमें पढ़ेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड इन द वीडियो। सबसे पहले जान लेते हैं कि नेचुरल हैज़ार्ड क्या होता है और हैज़ार्ड होता क्या है। अच्छा, इससे प्रीवियस वीडियो में हमने एनर्जी रिसोर्सेज के बारे में पढ़ा, नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में पढ़ा, रीन्यूएबल एनर्जी के बारे में पढ़ा, नॉन रीन्यूएबल एनर्जी के बारे में पढ़ा और वी हैव डिस्कस्ड अबाउट मिनरल एज रिसोर्स और हाउ मिनरल एक्ट एज एसिड। सो अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी है तो एक बार प्लीज़ उनको जाके आप देख लीजिए, क्योंकि इससे प्रीवियस जो टॉपिक है वो एनर्जी रिसोर्सेज था और ये टॉपिक है नेचुरल हैज़ार्ड्स इन द यूनिट पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट। ओके, सो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले जान लेते हैं कि नेचुरल हैज़ार्ड क्या होता है। अच्छा, नेचुरल हैज़ार्ड जो है वो ऐसे नेचुरली अकरिंग फिजिकल फिनोमिना होते हैं जिनका एडवर्स इम्पैक्ट होता है लोगों पर, प्रॉपर्टी पर, इन्वायरमेंट पर और वो जो है डिफरेंट डिफरेंट तरीके से क्लासीफाई भी किए जाते हैं। मतलब बेसिकली अगर हम हैज़ार्ड की बात करें तो हैज़ार्ड एक ऐसी कंडीशन होती है जो कि डेंजरस होती है, घातक होती है। कोई भी ऐसा इवेंट, कोई भी ऐसी कंडीशन जो कि घातक है, जो कि प्रॉपर्टी को, एनवायरनमेंट को, लोगों को बहुत बड़े लेवल पे और बहुत इंटेंस नुकसान पहुंचा रही है, उसको हैज़ार्ड बोला जाता है। और जब ये नेचुरली अकर होता है, मतलब प्राकृतिक तरीके से होता है, प्रकृति की वजह से होता है, जैसे सुनामी पानी की वजह से आ गई, अर्थक्वेक है ना, वोल्केनोज, तो ये नेचर की वजह से कुछ ऐसे फिनोमिनाज हुए हैं और वो लोगों के लिए, इन्वायरमेंट के लिए और प्रॉपर्टी के लिए, लाइफ स्टॉक के लिए घातक सिद्ध होते हैं, थ्रेटेंड करते हैं उन्हें, क्योंकि इनके पास पोटेंशियल होता है कि मतलब इनमें क्षमता होती है, क्योंकि ये घातक होते हैं तो इनमें क्षमता होती है कि ये जो है लोगों के जीवन को, प्रॉपर्टी को डैमेज कर सके, इन्वायरमेंट को डैमेज कर सके। तो एक तहस नहस जब कर देते हैं चीज़ों को, तो उन चीज़ों को हैज़ार्ड बोला जाता है। और जब ये नेचर की वजह से अकर होता है तो उसको नेचुरल हैज़ार्ड बोला जाता है। अच्छा, अब एक क्वेश्चन उठता है कि एंथ्रोपोजेनिक हैज़ार्ड भी कुछ होता है क्या? एंथ्रोपोजेनिक या ह्यूमन की वजह से भी कोई हैज़ार्ड होता है? बिल्कुल होता है, जिसे हम एक्सीडेंट्स बोलते हैं। जिसे हम एक्सीडेंट्स बोलते हैं ना, सो ये सारी जो चीज़ें होती है, एक्सीडेंट्स जिन्हें बोला जाता है, वो ह्यूमन की वजह से होता है। जैसे कि अगर इंडस्ट्री में मशीनरी की वजह से या मिस हैंडलिंग की वजह से, जैसे भोपाल गैस ट्रेजेडी है, तो भोपाल गैस ट्रेजेडी कोई नेचुरल हैज़ार्ड नहीं है, ये एक मैन मेड डिजास्टर है, ह्यूमन इंड्यूस्ड डिजास्टर है। लव कैनाल डिजास्टर हो गया, जैसे चर्नोबिल डिजास्टर हो गया, सो ये सब ह्यूमन इंड्यूस्ड डिजास्टर है। इसके बारे में भी हम बाद में बात करेंगे, बट अभी के लिए हम नेचुरल हैज़ार्ड और उसके मिटिगेशन, मिटिगेशन मतलब किस तरीके से उन्हें कंट्रोल करना है, किस तरीके से उन्हें ठीक करना है, अभी हम नेचुरल हैज़ार्ड पे फोकस करते हैं। तो कोई भी नेचुरली ड्रिवन या नेचर अकरिंग फिजिकल फिनोमिना जो कि घातक सिद्ध हो सकता है लोगों के लिए, प्रॉपर्टी के लिए, एनवायरनमेंट के लिए, इंजर कर सकता है, लाइफ को डैमेज कर सकता है, प्रॉपर्टी को, तो उन चीज़ों को बोला जाता है नेचुरल हैज़ार्ड। ओके, अब यहाँ पे ध्यान देते हैं कि नेचुरल हैज़ार्ड्स को जो है डिफरेंट डिफरेंट तरीके से क्लासीफाई भी किया गया है। तो अच्छा, यहाँ पे नेशनल नेशनल लिखा हुआ है, नेशनल है, ये नेचुरल है, स्प्रिंट हुआ है, ये नेचुरल हैज़ार्ड है। तो नेचुरल हैज़ार्ड जो है क्लासीफाई किए जाते हैं अलग अलग तरीके से। जैसे कि सबसे पहला हमारा आता है जियो फिजिकल हैज़ार्ड, है ना। अब इसमें जियो फिजिकल हैज़ार्ड में मेन इवेंट क्या होता है, जैसे कि अर्थक्वेक, वोल्केनो, सुनामी। अच्छा, इसको ध्यान से पढ़ेंगे क्योंकि यूजीसी नेट एग्जाम में किस तरीके से पूछ लिया जाता है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव आते हैं, तो उसमें इस तरीके से पूछ लिया जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा जियो फिजिकल हैजार्ड है या निम्नलिखित में से कौन सा मेट्रोलॉजिकल हैजार्ड है। तो आपको पता हो कि अगर आपको ऑप्शंस दिए गए, फॉर एग्जांपल आपको फ्लड दिया है, लैंडस्लाइड दिया है, अर्थक्वेक दिया और वेव एक्शन दिया है, तो आपसे पूछा है कि जियो फिजिकल इसमें से कौन सा है, तो आपको पता होना चाहिए कि जियो फिजिकल का मतलब क्या है और जियो फिजिकल में कौन से जो इवेंट्स हैं वो आते हैं। जैसे कि जियो फिजिकल की अगर मैं बात करूँ तो जियो इज समथिंग दैट इज रिलेटेड टू अर्थ, अर्थ से जो रिलेटेड है। तो अर्थ पे जो इवेंट्स हो रहे हैं, अर्थ पे जो हैजार्ड आ रहे हैं जिनमें पोटेंशियल है कि जो लोगों की लाइफ्स को इंजर कर सके या प्रॉपर्टी को डैमेज कर सके, तो उनको जियो फिजिकल हैजार्ड बोला जाता है। जैसे कि अर्थक्वेक, तो अर्थक्वेक में क्या होता है, सडन शेकिंग होता है अर्थ ग्राउंड का, टेक्टोनिक मूवमेंट की वजह से जो अर्थ
टेक्टोनिक मूवमेंट की वजह से जो अर्थ क्रस्ट है या अर्थ ग्राउंड है वो सडनली जब हिलता है, शेक होता है, तो उसको अर्थक्वेक बोला जाता है। सेस्मिक वेव्स की वजह से होता है। हम इसके बारे में भी आगे डिटेल में पढ़ेंगे। अभी के लिए आप ये जान लीजिए। तो ये अर्थ में हुआ, तो इसलिए जियोफिजिकल है। अब वोल्केनो की अगर बात करें, वोल्केनिक इरप्शन, ज्वालामुखी का फटना, वो कैसे होता है? ज्वालामुखी कैसे फटता है? जब एक्सप्लोजिवली बहुत प्रेशर के साथ जो वोल्केनो के या रॉक के अंदर जो मैग्मा, बहुत हॉट जो मैग्मा है वो प्रेजेंट होता है, और एक प्रेशर के साथ जब मैग्मा, ऐश और बहुत सारी गैसेस जो हैं वो बाहर आती है वोल्केनो से, तो उसको बोला जाता है वोल्केनिक इरप्शन। अब क्योंकि ये अर्थ के अंदर से हुआ है, तो इसलिए इसको किस में कंसिडर किया जाता है? जियोफिजिकल में। नेक्स्ट हमारा आता है सुनामीज। सुनामीज में क्या होता है कि जो लार्ज सी वेव्स हैं, दे आर ट्रिगर्ड बाय अंडर वाटर अर्थक्वेक, मतलब धरती के नीचे जब अर्थक्वेक आया, और अगर अर्थक्वेक समुद्र में आता है, तो वहां पे क्या होता है कि क्योंकि पानी है ऊपर, तो वो पानी जो है वो क्या होता है, क्योंकि टेक्टोनिक प्लेट सी के नीचे मूव की, तो पानी जो है वो काफी ज्यादा तेजी से मूव करेगा और वो जो है अर्थ पे आ जाएगा। तो इस तरीके से सुनामी होता है। तो ये भी कहीं न कहीं जियोफिज़िकल में कंसिडर होता है। सो ये सब चीज़ें। अच्छा, अब ध्यान देंगे, नेक्स्ट वन है हमारा हाइड्रोलॉजिकल। इसको कलर चेंज करते हैं पेन का। नेक्स्ट वन है हमारा हाइड्रोलॉजिकल हैज़ार्ड। अच्छा, हाइड्रोलॉजी की अगर हम बात करें, हाइड्रोलॉजी इज़ समथिंग रिलेटेड टू वाटर। वाटर से रिलेट करता है हाइड्रोलॉजी या हाइड्रोलॉजिकल। तो पानी से रिलेटेड जो भी हैज़ार्ड्स आ रहे हैं, पानी से रिलेटेड जो भी चीज़ें आ रही हैं, उनको आप बोलते हो हाइड्रोलॉजिकल हैज़ार्ड। जैसे कि फ्लड। तो फ्लड में जो भी चीज़ें ख़त्म होती हैं, जो भी चीज़ें डैमेज होती हैं, वो पानी की वजह से होती हैं। तो इसलिए किस में आएगा? हाइड्रोलॉजिकल में। लैंडस्लाइड्स अगर हम बात करें, तो ये भी किस में आएँगी? नो, लैंडस्लाइड विल कंसिडर्ड अंडर लैंडस्लाइड हाइड्रोलॉजिकल में नहीं आएगा। इसको यहाँ लैंडस्लाइड नहीं आएगा। वेव एक्शन, वेव एक्शन मतलब कि जो समुद्र होता है, समुद्र में बड़ी-बड़ी जो लहरें आती हैं और उन लहरों की वजह से आस-पास के बीचेज़ के जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो डैमेज हो जाते हैं, तो वो भी किस में आएगा? हाइड्रोलॉजिकल में आएगा। Okay, now moving on to the next one, that is meteorological hazard. Meteorological. Meteorological is something related to, आपने meteorological सुना होगा, जो कि वेदर से रिलेटेड है, एटमॉस्फेरिक कंडीशन से रिलेटेड है। मतलब ऐसा हैजार्ड जो कि एटमॉस्फेरिक कंडीशन अगर बदलती है, अगर वेदर में कोई चेंजेस आते हैं, तो उसकी वजह से कोई भी एक तरीके से हैजार्ड आता है, तो उसको मेट्रोलॉजिकल बोला जाता है। तो अगर जैसे कि बोल जाए, दैट इज हैजार्ड कोज्ड बाय शॉर्ट लिव्ड माइक्रो टू मीजो स्केल एक्सट्रीम वेदर और एटमॉस्फेरिक कंडीशंस की वजह से जो आता है वो मेट्रोलॉजिकल है। जैसे कि साइक्लोन है, स्टॉर्म सर्ज है, टोर्नेडो, टोर्नेडो मतलब कि जो हवा का एक तरीके से बवंडर जिसे बोला जाता है, दैट इज कन्वेक्शन स्टॉर्म, एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल स्टॉर्म, कोल्ड वेव, डेरिचो, एक्सट्रीम टेम्परेचर, फोग हो गया है, फ्रोस्ट हो गया है, फ्रीज, हेल मतलब ओले, हीट वेव्स, लाइटनिंग, हैवी रेन, सैंड स्टॉर्म जो रेत के एक तरीके से स्टॉर्म है, तूफान है, डस्ट का स्टॉर्म है, स्नो आइस, विंटर स्टॉर्म, ब्लिजार्ड्स। सो ये सारे जो भी फिनोमिना है, ये सारे जो भी इवेंट है, वो इसलिए होता है क्योंकि वेदर पैटर्न जो है बहुत तेजी से बदल रहा है, बदलता है, और एकदम से तूफान आ जाएगा, एकदम से गर्मी बहुत ज़्यादा हो जाएगी, कोहरा आ जाएगा, तो ये सब मौसम की वजह से होता है। दैट इज। नेक्स्ट वन इज हमारा क्लाइमेटोलॉजिकल हजार्ड। सो इफ वी टॉक अबाउट क्लाइमेटोलॉजिकल हजार्ड, तो अनयूजुअल एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस की वजह से, ये भी एक्सट्रीम वेदर कंडीशन की वजह से होता है, क्लाइमेट में बदलाव आने की वजह से। अब क्लाइमेट क्या होता है? लगभग लगभग एक लंबे समय तक जो वेदर पैटर्न जो भी एक एरिया में दिखाया जाता है, जो भी एक एरिया में वेदर पैटर्न होता है, एक लंबे समय तक होने वाले वेदर पैटर्न को मिला के जो बनता है वो क्लाइमेट बनता है। तो जैसा वेदर पैटर्न होगा लंबे समय तक, वैसा ही हमारा क्लाइमेट होगा। तो क्लाइमेटोलॉजिकल जो चेंजेस हैं उनमें चेंजेस होने की वजह से, क्लाइमेट में चेंजेस होने की वजह से, मतलब छोटे छोटे टाइम पे, कम कम टाइम पे वेदर कंडीशन में चेंजेस होने की वजह से, क्योंकि लंबे समय तक वेदर में जैसा भी चेंज आया है वही तो क्लाइमेट बनाएगा। तो एक्सट्रीम वेदर कंडीशन या अनयूजुअल वेदर कंडीशन या इंट्रा सीजनल टू मल्टी डिकेडल क्लाइमेट वेरिएबिलिटी। इंट्रा सीजनल मल्टी डिकेडल का मतलब है कि लंबे समय तक जो क्लाइमेट में वेरिएशन या वेदर पैटर्न में जो वेरिएशन देखने को मिल रहे हैं, उनसे जो हैजार्ड जनरेट होता है। जैसे कि सूखा पड़ना। अब सूखा ऐसा तो नहीं है, ड्रोट ऐसा तो नहीं है कि बहुत एक दो दिन में अगर बरसात नहीं हुई है तो ड्रोट आ जाएगी, नहीं।
लंबे समय तक अगर बरसात नहीं हुई है, लंबे समय तक अगर हीट वेव्स परसिस्ट है, लंबे समय तक अगर ह्यूमिडिटी नहीं है किसी एरिया में या ड्राइनेस है, तो वहाँ पे जो अगर ओवरऑल देखा जाए तो एक ऐसी कंडीशन डेवलप हो जाएगी जो कि किसी भी प्लांट को सस्टेन करा पाने में या किसी भी एनिमल को सस्टेन करा पाने में मुश्किल होगी, यानी कि मॉइस्चर सूख जाएगा दोनों से ही, एटमॉस्फेयर से भी और मिट्टी से भी। तो ऐसी कंडीशन को ड्रॉट बोला जाता है, यानी सूखा पड़ना बोला जाता है। तो ये क्लाइमेटोलॉजिकल हैजार्ड है। इसके अलावा कोल्ड कंडीशन, एक्सट्रीम हॉट कंडीशन, फॉरेस्ट फायर या वाइल्ड फायर, अनकंट्रोल्ड फायर जिसे बोला जाता है, जो कि ग्रासलैंड में, फॉरेस्ट में लग जाती है सूखा पड़ने की वजह से जनरली। ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट, जो कि अभी उत्तराखंड में हुआ भी था, GLO, कि ग्लेशियर मेल्ट हुए और एक तरीके से बहुत ज़्यादा पानी की वजह से, जो मतलब वहाँ पे पानी, एक तरीके से पानी का बहुत ज़्यादा फैलाव हो गया, फ्लैश फ्लड एक तरीके से आ गई। जो नीचे लेक थी वो सस्टेन नहीं करा पाई ग्लेशियर के पानी को। तो ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट, इसके बाद सब्सिडेंस, लैंड सब्सिडेंस जिसे बोला जाता है। सो ये सब चीज़ें। नेक्स्ट वन है हमारा बायोलॉजिकल। तो बायोलॉजिकल इज समथिंग दैट इज रिलेटेड टू ऑर्गेनिज्म, दैट इज रिलेटेड टू बायोलॉजिकल प्रोसेस। तो अगर कोई भी एरिया या कोई भी एनिमल या कोई भी ऑर्गेनिज्म अगर जर्म्स के कांटेक्ट में है, टॉक्सिक सब्सटेंसेस के कांटेक्ट में है, किसी पैथोजन के कांटेक्ट में है, तो वहाँ से ये सब चीज़ें जनरेट होती हैं। सो इसमें आता है जैसे कि एपिडेमिक्स आता है, वायरल, बैक्टीरियल, पैरासिटिक, फंगल, प्रायोन इन्फेक्शन, ये हो सकता है। इंसेक्ट इन्फेस्टेशन, मतलब कि इन्फेस्टेशन मतलब कि जो जैसे कि टिड्डी दल आपने सुना होगा, कि जो खेतों में बहुत सारा इंसेक्ट का एक तरीके से जो बहुत सारे इंसेक्ट आ जाते हैं और फसलों को खा खा लेते हैं। तो दैट इज इंसेक्ट इन्फेस्टेशन। एनिमल स्टैम्पीड्स, तो ये सब जो चीज़ें हैं ये क्या हैं, ये सब बायोलॉजिकल हैजार्ड्स हैं। मतलब ये एक ऐसे इवेंट हैं जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म की वजह से, जर्म्स की वजह से, पैथोजेंस की वजह से ट्रिगर हुए हैं, जनरेट हुए हैं, और वो एक मास लेवल पे, बड़े लेवल पे चीज़ों को ख़त्म कर रहे हैं, तहस नहस कर रहे हैं। तो इसको बोला जाता है बायोलॉजिकल हैजार्ड। तो इसमें जैसे कि इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है अभी जो पेंडेमिक आया था, दैट इज़ कोविड 19। तो कोविड 19 में जो सार्स वायरस है, तो ये वायरल इन्फेक्शन था एक तरीके से। तो उसमें इस वायरस ने, कोरोना वायरस ने एक बड़े मास लेवल पे लोगों को नुकसान पहुंचाया है, लोगों की लाइफ्स को अफेक्ट किया है, और प्रॉपर्टी को अल्टीमेटली मैं डायरेक्टली नहीं बोलूँगी, बट हाँ, इनडायरेक्टली इकोनॉमिक जो हमारा डेवलपमेंट है वो कहीं न कहीं बड़ा स्लो डाउन हुआ है, बहुत डाउन गया है लॉकडाउन की वजह से। तो ये सब चीज़ें जो है इससे इम्पैक्ट हुई हैं, और इसका जो मेन रूट कॉज़ है वो क्या है, एक ऑर्गेनिज़्म है, दैट इज़ वायरस। सो दैट इज़ कंसीडर्ड अंडर बायोलॉजिकल हैज़ार्ड। तो क्योंकि ये अभी-अभी हुआ है, तो ये आपसे पूछा जा सकता है कि बायोलॉजिकल हैज़ार्ड या कोविड-19 किस हैज़ार्ड की कैटेगरी के अंदर में आता है? बायोलॉजिकल हैज़ार्ड, मेट्रोलॉजिकल, जियोफिज़िकल या हाइड्रोलॉजिकल? तो आपसे कुछ भी, किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है। इसके अलावा हमारे पास केमिकल, रेडियोलॉजिकल, न्यूक्लियर डिज़ास्टर, इसके अलावा और भी हैज़ार्ड्स हैं। सो अभी के लिए हमने मेन हैज़ार्ड्स के बारे में पढ़ लिया है। सो इस वीडियो में अभी के लिए इतना ही, इन विच वी डिस्कस्ड अबाउट व्हाट इज़ नेचुरल हैज़ार्ड, और डिफरेंट कैटेगरीज़ क्या हो सकती है नेचुरल हैज़ार्ड की, और उन कैटेगरीज़ के अंदर कौन-कौन से इवेंट्स आएँगे या कौन-कौन से हैज़ार्ड्स आएँगे। बेसिकली अगर मैं बात करूँ तो ये जो चीज़ें हैं ये कैटेगरीज़ हैं, और इनके अंदर ये जो चीज़ें हैं ये इवेंट्स हैं। मतलब इन कैटेगरी के अंदर ये हैज़ार्ड्स होते हैं, जैसे अर्थक्वेक है, इट इज़ अ काइंड ऑफ हैज़ार्ड, है ना? ये हैज़ार्ड है, लेकिन किसकी कैटेगरी में आता है? जियोफिज़िकल। जियोफिज़िकल पे वोल्केनो भी आएगा, तो सुनामी भी आएगा। तो इस तरीके से। तो ये सब चीज़ें आपको लर्न करनी है, क्योंकि ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो में अभी के लिए इतना ही। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इन हैज़ार्ड्स के बारे में डिटेल में, अर्थक्वेक के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। सो थैंक्स फॉर लिसनिंग मी सो पेशेंसली ऑलवेज, और हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए। अभी यूजीसी नेट भी आने वाला है, तो जो भी चीज़ें मैं अंडरलाइन करती हूँ, जो भी मैं इंपॉर्टेंट बताती हूँ, एक बार उसको वापस से वीडियो जाते जाते उसको रिकैप कर लेना है। और जब भी आप पढ़ते हैं तो अपनी नोटबुक और पेन साथ लेके बैठेंगे, क्योंकि जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है उनको उसी टॉपिक के साथ आपको लिख के नोट डाउन कर लेना है। जैसे कि अगर मैं बात करूँ, ये टेबल है, तो ये पूरी की पूरी टेबल इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा।
तो अभी के लिए तो इस वीडियो में हम थ्योरी में इस तरीके से पढ़ेंगे। अभी मैं आपके लिए एक सीरीज़ लेके आऊँगी जिस पे मेरी जो भी हैंड रिटन नोट्स हैं, तो उसमें मैंने वो शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर किए हुए हैं। तो हैंड रिटन नोट जो हैं वो शॉर्ट नोट हम किस तरीके से प्रिपेयर कर सकते हैं और किस तरीके से उनको 1 मिनट रिवीजन हम किस तरीके से कर सकते हैं। कैसे जब हमारा एग्ज़ाम आए तो 10 दिन में हम किस तरीके से इनको कंपाइल करके चीज़ों को लर्न कर सकते हैं। सो दैट आई विल टेल यू इन अपकमिंग वीडियोस। पहले हम ये यूनिट कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद हम उसके बारे में पढ़ेंगे। ओके, नाउ अपना ध्यान रखेंगे, खुश रहेंगे और पढ़ते रहेंगे। और थैंक यू फॉर लिसनिंग मी सो पेशेंटली ऑलवेज। एंड इफ यू हैव एनी क्वेरी रिगार्डिंग द टॉपिक, feel free to ask me in the comment section. I will be more than happy to cater that. And जस्ट कमेंट मी कि आपको किस टॉपिक पे नेक्स्ट वीडियो चाहिए, जो भी चीज़ें आपको कोई भी अगर आपको क्वेरी है तो। तब तक के लिए बाय बाय।